चैनल सुनील जग्गू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी। प्रारंभिक काल से भारत में बाह्य आक्रमण विदेशी सत्ताओं के द्वारा होते रहे, किंतु उनका प्रतिरोध समकालीन शासकों के द्वारा लगातार जारी रहा। किंतु 1206 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम सत्ता की यहाँ स्थापना हुई, जो 1757 ब्रिटिश सत्ता के आगमन तक जारी रही। उसके बाद भी 1757 से 1858 ईस्वी तक सांकेतिक रूप से मुगल सत्ता यहाँ स्थापित रही। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता और 1947 में जाकर दोबारा से भारतीय सत्ता स्थापित हो पाई। तो 1206 से 1947 का जो कालखंड है वो संघर्षकालीन भारत है। इस अध्याय में हम यहाँ बात कर रहे हैं 1206 से 1757 ईस्वी तक का संघर्षकालीन भारत, जिसमें बाह्य सत्ता की यहाँ पे स्थापना हुई। मुख्य रूप से मुस्लिम सत्ता की स्थापना इस कालखंड में यहाँ हुई। बाह्य आक्रमणकारियों में सबसे पहले 636 ईस्वी उमर खलीफा। भारत पे पहला आक्रमण, बाह्य आक्रमण 636 ईस्वी में उमर खलीफा अरबी आक्रमणकारी था। इसके द्वारा समुद्री मार्ग से थाने पे आक्रमण किया गया। समुद्र मार्ग से इस पे आक्रमण हुआ थाने पे उमर खलीफा के द्वारा, जो असफल रहा। उसके बाद 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण किया। सिंध का राजा दाहिर काफी समय तक मोहम्मद बिन कासिम से संघर्ष किया, किंतु अंततः सिंध के राजा की पराजय हुई। सिंध के राजा दाहिर पे आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने इस कारण किया क्योंकि राजा दाहिर ने इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद थे मोहम्मद साहब, इनके परिवार, इनके नवासों को अपने यहाँ शरण दी, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम ने इनको लौटाने के लिए कहा, किंतु शरणागत की रक्षा के धर्म का पालन करते हुए राजा दाहिर ने इनको लौटाने से मना कर दिया। इस कारण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया, जो मोहम्मद बिन कासिम इसमें विजयी रहा। इसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण हुए। मुख्य रूप से कश्मीर के राजा ने इसका प्रतिरोध किया, आनंद पाल ने। उसके बाद मोहम्मद गोरी, जिससे संघर्ष किया है पृथ्वीराज चौहान से काफी बार गोरी पराजित हुआ, किंतु अंततः उसको सफलता हासिल हुई और 1206 ईस्वी में भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना हुई 1206 ईस्वी में, और ये वंश 90 तक इसका कालखंड है, जिसमें हम अलग अलग सुल्तानों सम्राटों की बात करेंगे। ये है दिल्ली सल्तनत। मुख्य रूप से हम 1206 से 1757 का जो कालखंड है उसको दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद है मुगल का, जो
1526 से 1757 जो इस अध्याय में हमें पढ़ना है। बाकी सांकेतिक रूप से 1858 तक मुगल सत्ता यहाँ रहेगी। तो हम पहले बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक, जिसमें अलग अलग वंश आएंगे। मुगल काल जो 1526 से 1858 तक है। मुगल साम्राज्य का हमें अध्ययन करना है, मुख्य रूप से 1757 तक यहाँ बात करें। तो हम बात करें दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, उसमें पहला वंश है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई है। गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, जिसकी यहाँ एक सम्राट के रूप में, सुल्तान के रूप में नियुक्ति की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की। इस समय राजधानी जो थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी उस समय लाहौर थी और इसने उपाधि जो धारण की है वो लाख बख्श की है। और 1206 ईस्वी में इसने साम्राज्य की स्थापना की और 1210 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसकी प्रथम मंजिल का निर्माण इसके समय हुआ और कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण जो है वो अगले शासक जो है इल्तुतमिश के समय हुआ। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश शासक बनेगा, उसने कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा करवाया। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण संत एक चिश्ती संत हैं जिनका नाम है संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में ये मीनार बनवाई गई। संत कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कुतुब मीनार। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। ये बात हमें यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। अब इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते, चौगान को हम कह सकते हैं आधुनिक समय का पोलो। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लगभग 5 वर्ष इसका शासनकाल रहा और उसके बाद जो है इल्तुतमिश शासक बनता है। इस वंश का दूसरा शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और लगभग इसने 1236 ईस्वी तक शासन किया है। इल्तुतमिश का मुख्य काम जो था वो इसने चहलगानी, एक समूह है, एक दल का निर्माण किया जिसमें 40 दासों का एक समूह है इसने बनाया था, जिसको चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फिरोज शाह शासक बनता है, किंतु जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनती है। रजिया जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री है जो 1236 से 1240 ईस्वी तक लगभग शासन करती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन कट्टरपंथी अमीरों के कारण फिरोज शाह को सुल्तान घोषित किया गया। फिरोज शाह की जल्दी मृत्यु हो गई, इस कारण रजिया सुल्तान जो है वो सुल्तान बनी। किंतु कट्टरपंथी जो अमीर थे उनका विरोध रजिया सुल्तान को झेलना पड़ा, क्योंकि एक महिला थी
इसलिए रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, पुरुष वेशभूषा धारण की और पुरुषों की तरह ही वह राज दरबार आयोजित करती, एक सुल्तान का कर्तव्य निर्वहन करती। इसलिए कट्टरपंथी जो अमीर थे, सरदार थे, वो इससे नाराज थे। इसी कालखंड में इसने मलिक याकुत नाम के एक व्यक्ति को अश्वशाला प्रधान बनाया। अश्वशाला प्रधान। इस कारण कट्टरपंथी जो अमीर थे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और षड्यंत्र पूर्वक मलिक याकुत की उन्होंने हत्या करवा दी। इसके बाद रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया। अल्तुनिया से विवाह कर लिया। इससे भी कट्टरपंथी अमीर जो थे नाराज थे, इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा दी 1240 ईस्वी में। इसके बाद जो है आगे जो शासक आ रहे हैं, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह, महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, जिनका इतिहास में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं था। इसके कारण अगला जो हम बात करेंगे बलबन, अगला सम्राट है बलबन, जो 1265 ईस्वी, बीच में 1240 से 65 तक जो है 3 शासक आए, लेकिन उनका कोई ज्यादा उल्लेखनीय योगदान नहीं है। इसलिए हम अगले सुल्तान की बात करेंगे बलबन। और बलबन जो है उसका वास्तविक नाम था उलुग खां। ये 1265 ईस्वी में शासक बना है और 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। वास्तविक नाम है इसका उलुग खां। बलबन इल्तुतमिश के चहलगन, जो 40 दासों का समूह था, उसका एक सदस्य था। यानी इल्तुतमिश का गुलाम दास था। चहलगानी जो समूह इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका एक सदस्य था। इसने अमीरों के विरोध को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले और रजिया सुल्तान से लेकर के इससे पहले तक, यानी 1236 से लेकर 1265 ईस्वी, इसमें रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, महमूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद, इन 4 शासकों के समय कट्टरपंथी अमीरों का प्रभाव जो है दरबार में ज्यादा था, उनका विद्रोह ज्यादा था। उसको ध्यान में रखते हुए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपना। काफी बार प्रश्न आता है बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति के अंतर्गत विद्रोह करने वालों को बलबन मृत्युदंड देता था। पुरुषों को मृत्युदंड और बच्चे और महिलाओं को दास बनाया जाता था। तो ये थी लौह एवं रक्त की नीति, जिसमें पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी और बच्चे और स्त्रियों को दास बनाया जाता था। उसके बाद बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा दरबार में स्टार्ट की। कोई भी अमीर राजा से जब भेंट करेगा तो उसको राजा के सामने झुककर उसके पैर को चूमना होता था। ये प्रथाएं जो है वो अरब से प्रभावित था और वहां से लेकर आया। मुख्य रूप से अमीरों का जो विद्रोह था उससे परेशान होकर कहीं न कहीं उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा जो है यहाँ लागू की, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसके बाद 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद फिर से अमीरों में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में लगभग 3-4 साल के बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, जो एक कट्टरपंथी अमीर था, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को 1290 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश। अगला है खिलजी वंश। पहला शासक है इसका जलालुद्दीन खिलजी।
1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक, जैसा मैंने अभी बात की, बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के विद्रोह का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और एक नए वंश, खिलजी वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में एक नया दूसरा वंश आया, खिलजी वंश। पहले था गुलाम वंश, गुलाम वंश को हम इल्बरी यामिनी वंश भी कह सकते हैं। उसके बाद है खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को उसके भतीजे, उसके दामाद ने 1296 ईस्वी में उसकी धोखे से हत्या कर दी और उसकी हत्या के बाद जो है उसका भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अपने सिक्कों पे द्वितीय सिकंदर का नाम उल्लेखित करवाया। वह स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानता था। उसके बाद 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर विजय किया। 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। ये उसके बड़े युद्ध हैं। 1301 में उसने रणथंभौर, इस समय रणथंभौर में था हमीरदेव चौहान, उसको पराजित करके रणथंभौर को अपने राज्य में मिलाया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़, जहां रतन सिंह शासक था, उसको पराजित किया। ये उसके विशेष अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के। इन युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। उसके अलावा उसका एक दास मलिक काफूर, जो हिंदू से मुस्लिम बना था, धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बना मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का दास था। इसकी सहायता से इसने अपने साम्राज्य को काफी हद तक बढ़ाया। मलिक काफूर ने इसके सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया और अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ। ये अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। इसके अलावा इसने 1303 ईस्वी में अलाई किले का निर्माण किया। अलाई किला, अलाई किले में मुख्य रूप से 7 द्वार हैं। 7 द्वारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और उसके बाद 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी लगभग 20 वर्ष इसका शासन रहा, 1296 से 1316 ईस्वी तक। और इसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना, जिसने बहुत कम समय के लिए शासन किया। उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो इस वंश का अंतिम शासक था, उसकी भी 1320 में हत्या कर दी गई। इस प्रकार खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा, जिसमें मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 2 शासक हुए। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बने, जो ऐतिहासिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। इसलिए हम इससे आगे अध्ययन करेंगे तुगलक वंश।